एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड ये भी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपके इग्नू का पेपर आने वाला है, राइट। एंड MEG 11 का जो पेपर है वो 13 अगस्त को है, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं MEG 11 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर किसी भी नॉवल को से जुड़े जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहे जितने भी मार्क्स के हो, उन्हें उनके लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये आपका जो पेपर है जून 2020 का, MEG 11 में टोटल क्वेश्चन हो, आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं वो होते हैं 5, जिनमें से हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन आपके दो भाग में होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से कोई 1 करना होता है, एंड सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 4 करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ओके, तो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स का प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले किसी भी नॉवेल का कुछ भी से जुड़ी कोई भी टॉपिक पूछी गई हो, उससे जानने से पहले आपको उस नॉवेल की का होल स्टोरी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाना, और वहाँ आपको एक MEG 11 का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें वो सारे नॉवेल मेंशन किए गए हैं। उनमें से आपको लास्ट ऑफ द मोहिकन्स भी दिखेंगे, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही उसमें आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा, उस फ्लो चार्ट में सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मेंशन करा है, और साथ ही हर कैरेक्टर का एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो भी आप अच्छे से देख पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं किसी भी नॉवेल को लिखने का तरीका। देखिए, जब भी किसी नॉवेल को आप लिख रहे हो तो उनका एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो नॉवेल से जुड़े क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के हो, 16 मार्क्स के हो, या 20 मार्क्स के हो, या 10 मार्क्स के हो, मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस नॉवेल में के थीम प्लॉट कैरेक्टर, इन सब में से हर थोड़ा 1 लाइन का एटलीस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें डालने ही चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, थीम। अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली थीम पूछा गया है तो आप थीम को ब्लैक पेन से हेडिंग दोगे, उसके बाद लिखोगे। अदरवाइज आपको बस ऐसे ही पैराग्राफ के रूप में आपको स्टार्ट करना है लिखना। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा व्हेन नॉवेल इज़ रिटन, नॉवेल को कब लिखा गया था। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जो नॉवेल है वो लिखा गया था 1826 में। ओके, एंड इसके जो राइटर थे वो थे जेम्स एफ कूपर। अब आपको मेंशन करना है विच पीरियड ऑफ टाइम इज़ मेंशन इन द नॉवेल। टाइम पीरियड कहने का क्या मतलब हुआ, डेट नहीं। टाइम पीरियड कहने का मतलब उस वक्त उस कंट्री की हालत कैसी थी, वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसका असर लोगों पे पड़ता है। तो चूँकि उस वक्त का जो पीरियड था वो था अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स के जो लोग थे वो किस तरह से डिसअपियर हो रहे थे। उनकी जो ट्राइब थी, ट्राइब मीन्स जाति, उनकी जो जाति थी वो किस तरह से ख़त्म होने के कगार पर थी। और इसका रीज़न क्या था, उसके सिर्फ एक रीज़न थी, वो थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो रही वॉर। और वह वॉर 7 ईयर ऑफ वॉर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि वो 7 सालों तक वो वॉर कंटिन्यू चली थी, ठीक है। तो जेम्स एफ कूपर एक पहले ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने अपने उस नॉवेल में, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स नॉवेल में पोर्ट्रे किया था कि किस तरीके से अमेरिकन नेटिव ट्राइब जो है वो डिसअपियर हो रही थी, और वैसे कंडीशन में लोगों को किस तरीके से अवाकन किया जाए, किस तरह से इनलाइटनमेंट लाया जाए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने नॉवेल में डिस्क्राइब किया है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लॉट। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्लॉट। प्लॉट में आपको क्या लिखना होता है, कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मीन्स शॉर्ट में पूरी स्टोरी। ओके,
शॉर्ट में, यस, इसे हिंदी में आप संदर्भ बोल सकते हो। याद करो आप बचपन में हिंदी सब्जेक्ट में आप कि जब पोएम या फिर किसी भी स्टोरी का जब आपको भावार्थ लिखना होता था तो आप एक संदर्भ लिखते थे। उस संदर्भ में आपको क्या लिखना होता था, पूरे पोएम या फिर स्टोरी को शॉर्ट में बताना होता था एक लाइन में कि उसमें बोला क्या गया है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। अब आता है हमारा कैरेक्टर चार्ट। कैरेक्टर चार्ट कहने का मतलब है आपको उस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनका नाम बताना है और साथ ही उनका क्या रोल है और एज वेल एज उनका एक दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरी लास्ट ऑफ द मोहिकन्स की जो प्लेलिस्ट है ना, वीडियो प्लेलिस्ट में जो वो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके आप स्क्रीनशॉट लेना और हूबहू आप वैसा बना के आना, ठीक है। और साथ ही उस कैरेक्टर चार्ट को बनाने के बाद आप नीचे में उन सारे कैरेक्टर्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना शॉर्ट में। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत ही फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक अनदर पैराग्राफ आएगा नीचे कैरेक्टर चार्ट के नीचे, वो होगा होल स्टोरी। यस, आप चाहो तो जो कैरेक्टर चार्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उसे इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा होल स्टोरी का पैराग्राफ। इसमें क्या करना है आपको, जो अपनी कंटेक्स्ट में शॉर्ट में स्टोरी लिखी है ना, इसे पूरे वास्ट तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, देखिए इग्नू का जो पेपर होता है या फिर स्पेशली किसी भी एग्ज़ाम में जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत लॉन्ग होते हैं और एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लंबे लंबे आंसर्स पढ़ सके। सपोज़ आपके पास एक बुक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होती है ना। तो पूरे एक्सप्लेन की हुई चीज़ों को अगर शॉर्ट में जानना हो कि कौन से चैप्टर उस पूरे एक्सप्लेन की हुई चीज़ों का एक सारांश क्या है, ठीक है, तो उसे आप कहाँ देखते हो, कंटेंट में देखते हो ना। कंटेंट में एक एक चैप्टर का नाम लिखा होता है, उसके बाद उस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है वही आपका पूरा टेक्स्ट बुक बनता है। बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो, ये जो आंसर शीट होगा वो आपका क्या होगा, कंटेंट के रूप में होगा, सो दैट कि एग्ज़ामिनर जब उसे एक बार में जब वो आप आंसर शीट जब एग्ज़ामिनर के सामने आए तो उसे वो पॉइंट्स देखकर ही पता चल जाए कि हाँ बच्चे को बहुत कुछ पता है और उसने उसके अंदर में उससे जुड़ी चीज़ें ही मेंशन की है। ओके, सो ये हो गया प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नॉवेल। एंड इसी चीज़ को आप मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने मार्क्स का पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में लॉन्ग में इसे बस मेंशन करके आओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो आपका सेक्शन ए है उसका जो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, वहाँ पे क्या है, व्हाट आर द मेजर थीमेटिक कंसर्न ऑफ द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन नॉवेलिस्ट। जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने अपने नॉवेल को पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखा था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लिखा था उसका थीम क्या था, ठीक है। और उसके थीम को आपको एक्सप्लेन करना है। आपके सिलेबस में जो नॉवेल दी गई है उनमें से कोई 2 नॉवेल को आपको पिक करना है और उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपके MAG 11 के सिलेबस में टोटल 9 क्वेश्चंस है, सॉरी 9 नॉवेल्स हैं। ओके, वो सारे के सारे नॉवेल आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं लिखे गए हैं। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो था 1936 से लेकर 1945, यस 36 to 45। तो 36 से 45 के बीच या फिर 45 के बाद जो नॉवेल लिखे गए हैं आपको उन नॉवेल को मेंशन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनमें से कौन कौन से नॉवेल है। देखिए ये है टोटल 5 नॉवेल्स, कैचर इन द राय, फ्लोटिंग ओपेरा, हाउस मेड ऑफ डॉन, कलर पर्पल एंड ब्लैक स्प्रिंग, जिनकी डेट्स है 1951, 1956, 1968,
1982 एंड 1936 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आप इन पांचों में से कोई भी दो नॉवल जो आपको इजी लगे आप वो लेना और उनका थीम मेंशन करके आना। मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लोटिंग ओपेरा एंड ब्लैक कलर पर्पल। ओके, देखिए जो वॉर होता है, किसी भी वॉर को चाहे किसी भी मोटिव से किया गया हो, चाहे वो फ्रीडम देने के लिए हो, जस्टिस के लिए हो, पीस के लिए हो, या फिर आइडियाज़ के लिए हो, लोग क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनके आइडियाज़ में डिफ्रेंशिएशंस आती है ना। एक वॉर होता है, वो वॉर ऑफ आइडियाज़ होता है। वाई? टू गिव द जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। बट दिस इज़ नॉट द बैटल बिटवीन गुड एंड एविल। इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है? वो सिर्फ एक क्राइसिस होती है जो कि एक्सपीरियंस की जाती है वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा, बाय द पीपल ओनली। और जो उन वॉर का जो विटनेस होते हैं, जिन्होंने उस वॉर को देखा होता है, उनके माइंड में तो उनका फियर ऑफ वॉर आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डालती है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते होगे फ्लोटिंग ओपेरा नॉवेल के थ्रू। आप मेरे चैनल पे जाकर MAG11 के फोल्डर में आप फ्लोटिंग ओपेरा, कलर पर्पल, इनमें से सारे नॉवेल्स की आपको जिसकी भी समरी चाहिए आप देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छे से गाइड मिलेगी नॉवेल को समझने में। फ्लोटिंग ओपेरा में जो ऑथर हैं वो क्या करते हैं, उनके माइंड में एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस चलता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या होती है? पास्ट और प्रेजेंट की यादें। पास्ट में जो ऑथर है उन्होंने अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को वॉर में मरते हुए देखा था, जिसके कारण जिसका असर उनके माइंड पर इतना गहरा पड़ता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो वॉर है वह चाहे किसी भी उद्देश्य से किया गया हो, बट यह हमेशा विनाश ही लाता है। एक फैमिली को दूसरे फैमिली को अलग करता है, एक आम जनता की लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, हर चीज़ को ओवरऑल पर्सपेक्ट अगर देखा जाए, सारी चीज़ें इफेक्ट होती है एक वॉर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कलर पर्पल। ये जो कलर पर्पल है, कलर पर्पल को लिखा गया था 1982 में, ठीक है। और इस कलर पर्पल नॉवेल में एक गर्ल होती है सिली, जो कि ब्लैक अफ्रीकन होती है। ओके, एंड उस वक्त जो काले और गोरे लोग हैं, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जाति का भेदभाव था। मतलब गोरे लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो काले अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन है, वो सिर्फ गुलाम बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो वो हमेशा उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा करते थे। और इस चीज़ को इनडायरेक्टली दिखाया गया है एक सिली कैरेक्टर के थ्रू, जो कि 14 ईयर्स की होती है और वह साउथ अफ्रीका के ही एक जॉर्जिया नामक जगह पे रह रही होती है। और वो अपने फादर अल्फोंसो के द्वारा प्रताड़ित की जा रही होती है, उसका शोषण किया जा रहा होता है रेप करने के थ्रू, ठीक है। और साथ ही उसका जो बेबी होता है उसे भी उससे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं उन्हें बहुत ही तुच्छ समझा जाता है, ठीक है। तो ये सारी थीम है ये दो नॉवेल की। बाकी के नॉवेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप श्योरली मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको पूरे वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।